और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जिट पोल में। और हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर टीना करमवीर जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा। कपिल जी, आपसे ही सवाल सबसे पहले। एग्जिट पोल में तो साफ ये नजर आ रहा है कि एनडीए की वापसी तय है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एग्जिट पोल है, कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये तो हम लोग को भी पता है कि जो एग्जिट पोल आएगा वो उन्हीं के पक्ष में आना है। और एग्जिट पोल कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो दुनिया जानती है। 140 करोड़ के देश में जहां 70 करोड़ मत गिरे हो, वहां पे आपने कितने का सैंपल उठाया है और कहां से उठाया है, किस इलाके से उठाया है? ये बहुत बड़ी चीजें होती है। देखिए, हरियाणा के अंधों को हर जगह हरियाली दिखाई देती है, लेकिन हमारी पार्टियों ने भी, हमारे गठबंधन ने भी खुद सर्वे कराया, एकदम इसका रिवर्स एग्जिट पोल होंगे, ये हम आपको दावा कर रहे हैं। कपिल जी, क्योंकि ये जो फिर एग्जिट तो पोल जो है, बात आपने अभी कही, हरियाली के अंधे को हरा हरा दिखता है, इस हिसाब से तो मान लिया जाए कि कई पार्टियां जो सपने देख रही हैं उनके लिए भी सब कुछ हरा हरा है। क्योंकि आपके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में सपा 40 लेकर आ ही रही है। आप लोगों ने बैठक में आंकड़े पेश किए। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि देश की मीडिया जो है जी, वो विश्व के स्तर पे कहां पर खड़ी है? 161वें नंबर पे खड़ी है, 181। वो इन्हीं सब कारणों से खड़ी है। क्योंकि चंदा दो धंधा दो वाले में जो पैसा उगाया है, उसी के पैसे से ना ये इस्तेमाल होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 70 करोड़ मतों का आपने कितना सैंपल उठाया है? जहां तक पार्टी की बात रहेगी या इंडिया गठबंधन की बात रहेगी, हम लोगों ने जमीनी हकीकत पे काम किया है। हमारे हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता रहे हैं। हमने अपना पोल किया है और अपने पोल के आधार पे आपको बता रहे हैं कि इसका जस्ट रिवर्स आपको एग्जिट पोल में दिखाई देगा। क्योंकि चलिए हम लोगों को पैसा प्रभावित नहीं कर सकता, ना प्रचार प्रभावित कर सकता। ठीक है। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष जी, देखिए, साफ तौर पर कबीर जी कह रहे हैं कि सर्वे हमने अपने स्तर पर भी करवाया है और जो परिणाम है वो एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत होंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि एग्जिट पोल का आंकड़ा तो यही कहता है कि एनडीए की वापसी है और इंडिया अलायंस को एक बार फिर से चुपचाप बैठना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से कपीस जी ने अभी अपने कॉन्फ्रेंस से बात कही, उन्होंने बताया मीडिया के बारे में, कोई नेगेटिव बात नहीं करी, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कपीस जी के पॉजिटिव कॉन्फ्रेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है इससे उलट आएंगे, मीडिया बिका हुआ, इसलिए गलत। इसका मतलब क्या? ईवीएम लुट नहीं, ईवीएम टूटी नहीं, हैक नहीं हुई। क्या ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ? बस मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 सबके सब सर्वे भाजपा प्लस को 300 पार क्यों ले जा रहे? आखिर ऐसा क्या है जो पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में भी भाजपा को बढ़त दी जा रही है? क्या ये मोदी की और भाजपा सरकार की विकास की साइलेंट चोट है विपक्ष के ऊपर, इंडी गठबंधन के ऊपर, जो खटाखट कटाकट में लगा हुआ था? या भाजपा के जो है हिंदू मुस्लिम की बात है? ये क्या है? क्या मुसलमानों ने इस बार बीजेपी को वोट दे दिया या मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के कानून के समर्थन में बीजेपी को मदद कर दी? कहीं ना कहीं विपक्ष को अब विश्लेषण करने की जरूरत है कि सारे मीडिया अगर 300 प्लस कह रहे हैं, इसका मतलब है मीडिया बिकाऊ नहीं है। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये कह रही है। सभी स्टेट में लगभग पोजीशन ये बता रहे हैं कि बिहार में स्थिति पहले से कम है, लेकिन फिर भी बेहतर है। यूपी में दम है, क्योंकि यहाँ 68 to 70 आ रहे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब और कमजोर हुई। पिछली बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे। इस बार तो आप अलग अलग लड़े हैं। और यूपी में तो कांग्रेस का कोई राजनीतिक रूप से अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में मैं क्या मानूं? मैं तो स्पष्ट रूप से ये मानूं कि इस बार मोदी की गारंटी चल रही है। बिल्कुल, लेकिन देखते हैं कि
मोदी की गारंटी कितना काम कर गई है, 4 जून को सही तरीके से पता चलेगा आखिर किसको कितनी सीटें मिली है। फिलहाल एग्जिट पोल में तो नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर 2 सीटें हैं और वो 2 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, और कांग्रेस को यहाँ पर कुछ अच्छा होता नजर नहीं आ रही है। यानी 2 सीटें और 2 की 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को जाती नजर आ रही है। वहीं अदर्स को भी कुछ भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस यहां पर खाली हाथ नजर आ रही है। तो देखिए ये हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 2 सीटें हैं और 2 की 2 सीटें बीजेपी को जाती नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं और वो 2 सीटें भी बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आती है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। 2 सीटें हैं यहाँ पर, यानी दोनों ही गठबंधन के लिए 1-1 सीट यहाँ पर नजर आ रही है। ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा गम, यहाँ पर फिलहाल बराबर की फाइट नजर आ रही है। चलिए आगे सिक्किम की ओर रुख करते हैं और सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम में 1 सीट है और वो 1 सीट एसडीएफ को मिलती नजर आ रही है। ना बीजेपी ना यहाँ पर कांग्रेस, यहाँ पर जो सीट मिल रही है वो एसडीएफ को मिलती नजर आ रही है सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं और बात त्रिपुरा की करेंगे। यहां पर त्रिपुरा में देखिए 2 सीटें हैं। त्रिपुरा के ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। 2 सीटें हैं जिनमें से 1 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, 1 टीएमपी को मिलती नजर आ रही है। अदर्स के खाते में कुछ भी जाता नजर नहीं आ रहा है। तो 2 सीटों वाले त्रिपुरा में 1 बीजेपी और 1 टीएमपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेघालय का रुख करते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेघालय में भी 2 सीटें हैं और 2 सीटों में हम आपको दिखा रहे हैं कि आंकड़ा क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया जा रहा है मेघालय का आंकड़ा क्या कहता है। 2 सीटें जहां पर अदर्स को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि आखिर किस पार्टी को कहां पर, यानी नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलता नजर आ रहा है। तो देखिए अभी तक जो ग्राफिक्स आपको दिखा है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि बीजेपी को काफी हद तक काफी कुछ अच्छा मिलता नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर कांग्रेस भी खाली हाथ नहीं है। यहां पर एनपीपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है मेघालय में। क्योंकि 2 सीटें हैं तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि एनपीपी को 1 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती आ रही है। तो मेघालय का ग्राफिक्स हमने आपको दिखाया। मेघालय के बाद नागालैंड का रुख करते हैं। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट वाले नागालैंड के आंकड़े भी हम आपको बताएंगे। यहां पर जो 1 सीट है वो फिलहाल अभी टाई होती नजर आ रही है, क्योंकि जनता का यहां पर स्पष्ट बहुमत समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जनता ने किसे अपना वोट दिया है। नागालैंड के ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। नागालैंड के बाद असम की बात करते हैं और पहले चलिए मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में 1 सीट है जिसमें से वो जो 1 सीट है वो जेडपीएम को जाती आ रही है नजर। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल रहने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में किस पार्टी को कहां पर, किस राज्य में कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसके बाद असम का रुख करते हैं। असम में 14 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया जा रहा है 14 सीटों वाले असम में बीजेपी को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एआईयूडीएफ को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है। तो असम से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। तो ये स्टेट वाइज हमने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पार्टी कैसा परफॉर्म करने वाली है, कहां कितनी सीटें हैं और किस पार्टी को कितना सीट मिलता नजर आ रहा है। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस पार्टी को क्या और कितनी बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए को 2 सीट मिलने के अनुमान आ रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी और इंडिया गठबंधन को 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। तो बड़ी खबर न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में अरुणाचल प्रदेश को हम बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। मणिपुर में बीजेपी और इंडिया गठबंधन को
एक एक सीट मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए मणिपुर में बीजेपी और इंडिया को एक एक सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये एग्जिट पोल है न्यूज इंडिया का, जिसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इस बार किसकी होगी वापसी, किसको मिलेगा समर्थन या होगा परिवर्तन। लेकिन फिलहाल आंकड़े कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी एक बार फिर से, तीसरी बार मोदी सरकार। तो न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से एक बार फिर से चले तो न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक विजय लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तो जिस तरीके की स्थिति फिलहाल हम दिखा रहे हैं उससे ये साफ तौर पे लग रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा नुकसान है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी नहीं दिख रहा है। सर, जिस तरीके से हमने साउथ दिखाया, कहा जा रहा था कि जैसे बयान भी आ रहे थे कि साउथ से साफ नॉर्थ में हाफ, तो साउथ से साफ तो नजर नहीं आ रही है बीजेपी, और ना नॉर्थ ईस्ट में उस तरीके का नुकसान होता दिख रहा है। नहीं, देखिए बीजेपी खास करके मोदी सरकार जो है पिछला 10 साल में आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है। बहुत सारा सड़क, रेलवे ट्रैक और ये सब चीज़ वहाँ पे तेज़ी से काम चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो कि नॉर्थ ईस्ट का पहले उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन 10 सालों में काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया। लेकिन साथ में जो कास्ट राइट हुआ एक स्टेट में, और उसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ा। और नॉर्थ ईस्ट बहुत छोटी सी जगह है, बहुत सेंसिटिव जगह है। इन सब का अगर इस टाइप का अगर इंसिडेंट होता है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता शायद बीजेपी और भी अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन फिर भी अगर इतना भी अगर बीजेपी सस्टेन कर ले रहा जितना आपको एग्जिट पोल देखा, तब समझते काफ़ी है वो। देखिए मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये लगातार बीजेपी 10 सालों से जो मेहनत कर रही है, और इनकी खूबी ये रही है कि जो ये कैंपेन वगैरह करते, भाई जो चीज़ें दिल्ली में हो रही हैं, यूपी में हो रही हैं, उन घटनाओं की चर्चा तो नॉर्थ ईस्ट के जनसंख्या या वोटरों को भी प्रभावित करती हैं। तो डेफिनेटली एक जो डिस्टेंट टाइप का इम्पैक्ट होता है, सेकेंडरी इम्पैक्ट, शॉक वेव इम्पैक्ट होता है, आफ्टर जो है ब्लास्ट इम्पैक्ट होता है, इसका असर पड़ता है। और ऐसे स्टेट में जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह जहां बीजेपी कभी नहीं थी, ये इन सारे इम्पैक्ट का परिणाम है कि मणिपुर वाली घटना अगर नहीं होती तो शायद और ज्यादा बेहतर करती थी। नहीं, मणिपुर वाली घटना डेफिनेटली समाज के लिए जो है एक गलत मैसेज है, गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अगर नहीं हुई होती तो डेफिनेटली केवल वहीं पे नहीं, उसके इम्पैक्ट या उसके बेनिफिट और भी मिलते बीजेपी में, चाहे 2-4 सीट कहीं और ऐड ऑन होती नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विपक्ष ने मुद्दा बना लिया था। तो इम्पैक्ट उसका भी है और नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता। सर, आपको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वाला मुद्दा जो है वाकई में दिख रहा है उसका असर, जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि नुकसान है? देखिए, असर ज़रूर है मणिपुर वाले मुद्दे का, लेकिन क्या मणिपुर से बाहर उसका असर है, और है तो कितनी सीटों पर उसका असर है? क्योंकि उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं, 8 राज्य हैं, और उनमें 25 सीटें मानी जाती हैं। 25 सीटों में ज़्यादातर आसाम में है। पिछली बार के चुनाव के नतीजों से आप थोड़ा सा आकलन करेंगे तो हम नुकसान फ़ायदे की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली बार लगभग 14 सीटें बीजेपी को मिली थी, 4 सीटें अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके सहयोगी दलों को मिली थी 25 में से। इस बार आप जो अपने एग्जिट पोल से आंकड़े दिखा रहे हैं लगभग बराबर है, 14 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और कुछ उनके सहयोगी दलों को मिल रही हैं। लेकिन उत्तर पूर्व में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर पूर्व में कई छोटे राजनीतिक दल हैं। हर प्रदेश में किसी को एक मिलती है, ज़्यादातर को एक सीटें ही मिलती हैं। और उत्तर पूर्व की राजनीति पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यह है कि उत्तर पूर्व के जो छोटे राजनीतिक दल हैं, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, अंततः वो उसी के साथ आकर खड़े होते हैं। तो उत्तर पूर्व में अगर भारतीय जनता पार्टी के खालिस बीजेपी के खाते में कोई बढ़ोतरी नहीं भी हो रही है, लेकिन अगर सरकार वो बनाने के करीब आ रहे हैं या बना रहे हैं, तो बाकी अगर जो छोटे दल बच गए, 4 या 5 या 3-2 सीटें अगर अल्टीमेटली साथ ही तो वो भी उनके साथ जरूरत पड़ेगी सदन के पटल पर किसी बिल को पास कराने की, तो शायद उसका समर्थन, और ये हमने देखा है पिछले 10 सालों में उनका समर्थन उनके पास रहता है। बल्कि ना केवल 10 सालों में, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तब भी यही रणनीति रहती। सरकार जिसकी है उसके साथ आते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा है। अगर साउथ के बारे में कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, साउथ में तो कम से कम फिलहाल साफ नजर नहीं आ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट तो बेहतर करते ही दिख रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वहां जब सबसे ज़्यादा मेहनत करती है जहां पे हम चुनाव जो है पिछले जो हारे रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे जो है हमारे जो है संगठन की बात करूं तो हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो है बखूबी लगभग जो है
जब से हम चुनाव जो है, अगर साउथ में अगर चुनाव हारे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम जिस सीट पे चुनाव हारे हैं, तो 5 सालों से जिस दिन से हम चुनाव हारते हैं उस दिन से हम जो है अपना एक बैठक करते हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व का बैठक करते हैं कि हमारा क्या कारण रहा कि हम वहाँ पे सीट भारतीय जनता पार्टी को अपना गंवानी पड़ी। तो जो है भारतीय जनता पार्टी उस सीट पे जो है काफी ज्यादा मेहनत करती है। अच्छा, आप लोग मान रहे हैं कि मणिपुर वाला अगर मामला नहीं होता तो शायद और मतलब जो 2-4 सीटें हैं और बढ़ सकती थी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर वाला जो घटना था वो तो बहुत मतलब भयानक था और भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा की है। और आपने देखा किस तरीके से हमारे गृह मंत्री जी ने वहाँ पे SIT का गठन किया और हमारे जो है जो भी हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे वहाँ पे मौजूद हुए और सरकार ने जो है वहाँ पे जो है कंट्रोल, जो जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल हुआ था उसको कंट्रोल करने का जो है काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जो है हमेशा जो है जो चुनाव लड़ती है वो विकास के नाम पर लड़ती है और इनका हमेशा से जो है वहाँ का जो मुद्दा था वो मणिपुर का था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, वहां पे ही नहीं महिलाओं के साथ दिक्कत हुआ। आपने देखा दिल्ली के अंदर जो है एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को जो है लात घूंसों से मारा जाता है मुख्यमंत्री के PA के द्वारा, तो वहां पे कांग्रेस नहीं बोलती है। मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां पे कांग्रेस नहीं बात करेगी। आप देखिए संदेश खाली में जो है वहां पे बंगाल में जो है संदेश खाली में जो है शाहजहां के द्वारा जो है कितनी महिलाओं के साथ जो है बलात्कार और रेप और मर्डर तक किए गए, लेकिन वहां पे कांग्रेस चुप रही। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है एक जो है प्रोपेगेंडा की जो है राजनीति करती है। यही कांग्रेस कहने वाली थी ना कि साउथ में हम जो पूरी तरीके से साउथ में हम पूरे तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन आप देखिए केरल में अभी आपके जो एग्जिट पोल है उसमें जो है केरल में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे मित्र जो है खुद साउथ केरल के एक एक्टर हैं, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था और मैं आपको जो है पूरे वो 4 जून को पता चल जाएगा। अभी फिलहाल हमारा ये बार बार कहेंगे ये एग्जिट पोल है, इस पे ज्यादा भरोसा तो बिल्कुल होता ही है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। तो केरल में अगर आता है तो वो तो 4 जून को देखना होगा। भाई मैं एक बात और बोलूंगा, हमारे मित्र कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे एग्जिट पोल के बारे में, कहना ये जो है ये इंडी गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। ये जो है जिस तरीके से प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, उतना जो है इनके नेतृत्व के द्वारा प्रचार नहीं किया गया। और आप देखिए 2022 का जब यूपी में जो है जब चुनाव था तब भी ये बात कहते थे कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, एग्जिट पोल का हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन आपने देखा कि उनका अधिकार है, देश में जो है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य किया गया है। निशा जी, क्या इस बार लग रहा है इन आंकड़ों को देख करके कि महिलाओं का समर्थन वाकई में आपके अलायंस को मिल रहा है? ऐसा अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं चुनाव के समय से ही कहती आ रही हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने जब ये निर्णय लिया था तो उससे पहले वो इंडिया गठबंधन की बहुत सारी मीटिंग्स में भी गए और उसमें थे भी। जब उन्होंने देखा कि उनके दिशा निर्देश, उनका विजन बिल्कुल जीरो है और किसी भी जगह पर उनकी विचारधारा नहीं मिल रही है, ना कार्य उस तरीके से हो रहा है, तभी उन्होंने निर्णय लिया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो किए गए काम थे, जो योजनाएं थी, वो धरातल पर भी उतरी हुई और आज उसका जो रिजल्ट है वो सामने आ भी रहा है। मतदाताओं ने जी भर के वोट किया है एनडीए गठबंधन को और एनडीए गठबंधन में हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल की दोनों सीटें हैं बहुत बड़े भारी बहुमत से जीतेंगी। जहाँ तक बात अभी थोड़ी देर में उस पर भी आ रहा है महिलाओं की, जहाँ तक बात है जो आपने कही, महिलाओं का मत इसलिए एनडीए की तरफ गए क्योंकि महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं अभी तक आई हैं उतनी योजनाएं पिछले 60-65 सालों में नहीं आई। हो सकता है कागजों में आई हो लेकिन धरातल पे वो नहीं उतरी। आज महिलाओं के लिए चाहे वो मकान देने की योजना हो, करोड़ों की संख्या में 3 करोड़ के लगभग इस सरकार ने दी हैं, चाहे वो शौचालय की हो, यहाँ तक कि राजनीति में भी जो भागीदारी आज कर दी है इस कानून को ला करके, इससे महिलाओं का जो झुकाव है। वहीं दूसरी तरफ तो उधर प्रधानमंत्री के चेहरे और वो सारी चीजें चुनने के लिए बैठक भी चल रही है। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास दिशा है। इनके पास तो कोई है ही नहीं, बाराती सब जाने के लिए तैयार है, दूल्हा इनके पास नहीं है। दूसरी चीज देखिए देश को जो एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। एक घर को चलाने के लिए एक मुखिया का जो है, बड़े मुखिया का, और एक ऐसा मुखिया जो घर को अच्छे से चला ले, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारी बहन जो है महिला की बात कर रही थी, आप देखिए ये महिला की बात कर रहे थे हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, आपके चैनल पर मैंने देखा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय जो है प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक पे एक्ट बनाया, यही कांग्रेस के लोग, यही समाजवादी पार्टी वाले, यही एआईएमएम वाले, इन्होंने जो है उसका जो है खंडन किया था, उन्होंने विरोध किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वोट की राजनीति करते हैं। ये वोट जिहाद कराएंगे या आरक्षण की बात करेंगे, ओबीसी आपने देखा। ठीक है।
धीरज भाई, अब आपसे एक चीज चाहेंगे कमेंट एक कि साउथ में हम देख रहे हैं बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश में तो बेहतर करती हुई दिख रही है, केरला का जैसा दावा कर रहे हैं, हालांकि फिलहाल एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, तमिलनाडु में भी बीजेपी बेहतर करती हुई नजर आ रही है, नॉर्थ ईस्ट में उस तरीके का नुकसान नहीं है जैसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है नुकसान। देखिए, जहाँ तक साउथ का सवाल था तो वहाँ पे पहले से ये लोग जो कह रहे थे कि 165 सीटों में इनका कुछ नहीं होना जाना है, इनका कोई भी वहाँ भविष्य नहीं है, और वही उनको बहुत बड़ा डैमेज कर देगा, और बिहार और जो उत्तर प्रदेश में स्थिति बनी है वो इनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। लेकिन ये सारे कयास जो है गलत साबित हो रहे हैं, इसलिए कि देखिए साउथ में पहले से जो इनका कार्य था वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका था, और इसका परिणाम है कि देखिए आंध्र में उस तरह के परिणाम निकल रहे हैं कि इनकी और टीडीपी के साथ एक अलायंस होना एक बहुत बड़ा इनकी सफलता उसमें हुई कि ये लोग वापस आए। तमिलनाडु में लग रहा है कि अन्नामलाई का जादू चल रहा है। देखिए तमिलनाडु में तो जरूर वहाँ पे भी इनकी आने वाली है, 2-3 सीटें आने वाली है, 2 सीट का तो है बीजेपी का और अलायंस का भी आ रहा है, तो वो अच्छा उनके लिए रुझान है। और नॉर्थ ईस्ट में कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे गेस्ट का पैनल जो है लगातार वो जुड़ा हुआ है। कपिल जी, आपका रुख करते हुए ये जानना चाहूंगी क्योंकि आपसे लास्ट टाइम अभी प्रतिक्रिया नहीं ले पाए थे। देखिए जिस तरह से लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि दक्षिण जो है वो मुश्किल लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अब क्योंकि एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो रही है, एनडीए की वापसी हो रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा। एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल हो रहे होते तो फिर आप भी यही कह रहे होते कि एग्जैक्ट पोल है और हम इसका विश्वास दिलाते हैं और यही होगा, इस बात की करेंगे। देखिए ये सब दिखावे के चीजें हैं, टीआरपी का मतलब है। ये हमको पहले से पता है कि आप क्या दिखाने वाले हो, क्या नहीं दिखाने वाले हैं, लेकिन हकीकत इस बात की कि इसके उलट आंकड़े आएंगे वो आपको दिखाई। कितने दिन की बात है, 3 दिन की और बात। 3 दिन में आपके सामने सारी चीजें सारी ये कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगता है देखने में और सुनने में भी, लेकिन अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो मीटिंग हुई उसमें आपने देखा होगा जब इंडिया अलायंस बनकर तैयार हुआ था 28 दल थे, लेकिन आज सिर्फ 14 दल वहां पर पहुंचे मीटिंग के लिए। इस तरीके से जीत सुनिश्चित कर पाएगी इंडिया अलायंस? आज ही जो है वो कई जगहों पर इलेक्शंस हुए हैं, कई प्रदेश के अंदर हुए हैं, और आज ही के आज वहां 14 तक पहुंच के क्या ये कम आपको दिखाई दे रहा? और हमारे यहाँ तो एबीएस नहीं है, बिल्कुल लोग जानते ही ना, सारे ऐसे दल हैं और भूमिका अपने प्रदेश में। तो इस बात को जाने देखो, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का अंतर ही यही है कि इनके यहाँ तो एक ही बैठक हो पाई। इस तरीके के ये गठबंधन जिसके पास अन्य का अपना कोई विजन ही नहीं है, कब प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा है एनडीए ने, क्या आप मुझे बता दिए मीटिंग? उनका विजन तो क्लियर था पहले से ही, इसीलिए उन्होंने पहले तय किया हुआ था। आपने थोपा है, आपने थोपा है। पर दूसरी चीज क्या है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि थोपा गया है? हर पार्टी के पास अपनी चॉइस है, किसे किसे चुनना है ये हम तो तय नहीं कर सकते ना, आप तय कर सकते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये चलिए ये आपको लगता है, ये आपके विचार हो सकते हैं। हमारे साथ मनीष जी भी बने हुए हैं, लौटेंगे कपीश जी। मनीष जी देखिए, कपीश जी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा थोपा गया है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं, ये दिखा रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। हम क्योंकि बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां के हिसाब से आपको क्या लगता है? ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा बीजेपी के लिए? चलिए फ्रेम चला गया है उनका। फिलहाल हमारे साथ चलिए टीना जी भी बनी हुई हैं। टीना जी देखिए, ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं इनसे कितनी सहमत हैं आप? देखिए सबसे पहले क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, बोलिए। देखिए पिछले 50 मिनट से मैं वेट कर रही हूँ। आप एक बार भी मुझसे सवाल नहीं पूछती। देखिए अब तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आपको बता दूं मैं, जनता का सर्वे है 295 के प्लस हम लोग सीटें लेने जा रहे हैं। ये एग्जिट पोल जो आप दिखा रहे हैं सरकारी है, ये मोदी जी का एग्जिट पोल है, तो इस पर तो जनता विश्वास नहीं कर रही है। जनता का सर्वे मैं बता रही हूँ 295 प्लस। तो आपको मीडिया को कम से कम अब
जिसको अपोजिशन को, जिसको अब तक देश के प्रधानमंत्री गरियाते आ रहे थे, उनको सम्मान देने की समय आ गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश कि आप विपक्ष को भी सुनिए, और अब तो 4 जून के बाद को आप लोगों की मजबूरी भी बन जाएगी ना भी, क्योंकि आप लगातार अब तक कोई बन गया है, परंपरा बन गई है ना, सत्ता पक्ष से सवाल, विपक्ष से सवाल। टीना जी, दिक्कत यही है कि हमारे ये जो एग्जिट पोल है ये जनता से पूछ के हमने बनाए हैं। आपके जो आंकड़े हैं वो आपने अपने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछा होगा, तो आपने उन्हीं से पूछकर बताया है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि आप ही के फेवर में बोलेंगे ना। नहीं, ये हमारे कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा हमने कि जनता, क्योंकि चुनाव तो जनता ने लड़ा है ना, इंडिया अलायंस का चुनाव तो था जनता ने मिलकर लड़ा। ये लगातार इस तरीके तो संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ा था, ये मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, तो लड़ा गया। ये आंकड़ा तो वो है जो मल्लिका अर्जुन खड़गे ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि 295 सीट तो हम जीत ही रहे हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है लेकिन कम होगा ऐसा संभव नहीं है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा होगी एग्जिट पोल पर।